जरा एक टाइम मशीन की कल्पना कीजिए। नहीं, ओहो, किसी विज्ञान कथा वाली उस मशीन की नहीं, जिसमें लेजर लाइट या वो प्लूटोनियम वगैरह लगा हो। हाँ, मतलब कोई हॉलीवुड फिल्म वाली टाइम मशीन नहीं। बिल्कुल, एक ऐसी टाइम मशीन जो एक चौक के टुकड़े, कांच के कंचे और शायद किसी पुरानी मैगजीन के फटे हुए पन्ने से बनी हो। अरे वाह, ये तो बहुत ही दिलचस्प तस्वीर है ना? आज की हमारी ये विस्तृत चर्चा बिल्कुल ऐसी ही एक टाइम मशीन है। आज हम बचपन की उस वास्तुकला या उसके पूरे ढांचे को खोलकर देखने वाले हैं। आखिर क्यों मिट्टी में खेला गया पिट्टू का एक साधारण सा खेल आज की किसी भी मॉडर्न कोडिंग क्लास से बेहतर भावनात्मक नियंत्रण सिखाता था। और ये देखना भी बहुत जरूरी है कि समय के साथ बच्चों की इस दुनिया में क्या क्या बदला है। मतलब हम सिर्फ यहाँ पुरानी यादों में खोने नहीं बैठे हैं। बिल्कुल नहीं, हम असल में बचपन के मनोविज्ञान को गहराई से समझने की कोशिश कर रहे हैं। एकदम सही कहा। आज की इस चर्चा का हमारा मिशन केवल गुजरे हुए कल को याद करके मुस्कुराना नहीं है। हमारे पास जो आज स्रोतों का शानदार खजाना है, जिसमें 90 के दशक के लुप्त होते खेलों पर रिसर्च है, चंपक और नंदन जैसी क्लासिक बाल पत्रिकाओं का पूरा इतिहास है, गुलजार साहब के बाल साहित्य पर आधारित एक था बचपन की समीक्षा है, और कुछ बेहद भावुक कर देने वाली वास्तविक कहानियां भी हैं। और इन्हीं सब के जरिए हम असल में बचपन की उस सीक्रेट कोडिंग को डिकोड करने वाले हैं जिसे हम बड़े होकर अक्सर भूल जाते हैं। हमें ये समझना है कि आज के इस तेज तर्रार स्क्रीन वाले दौर में उस मासूमियत को कैसे बचाया जाए। सही बात है। तो चलिए इसकी परतें खोलते हैं। शुरुआत करते हैं बचपन के उस हिस्से से जो हमेशा सबसे पहले याद आता है, यानी शारीरिक खेल। वो दौर जब मैदानों का राज हुआ करता था। हाँ, गिल्ली डंडा, कंचे, राजा मंत्री चोर सिपाही, हया और इमली के बीजों से खेला जाने वाला वो अश्वचंग पे। मतलब ये कहना तो बहुत आसान है कि क्या दिन थे वो, लेकिन अगर हम इसके मैकेनिज्म या कार्यप्रणाली पर गौर करें तो असल में उस वक्त बच्चे के दिमाग के भीतर क्या चल रहा होता था। देखिए, ये सारे खेल महज समय बिताने का जरिया नहीं थे। ये खेल असल में जीवन के पहले और सबसे अहम सिमुलेटर थे जहां बच्चे असल दुनिया का सामना करना सीखते थे। उदाहरण के लिए 90s के दशक के उस मशहूर व्यापार या बिजनेस गेम को ही लीजिए। वो कार्डबोर्ड वाला। हाँ बिल्कुल, वो सिर्फ एक कार्डबोर्ड और कुछ कागज के नकली नोटों का खेल नहीं था। वो घंटों तक चलता था। कब अपनी पूंजी निवेश करनी है, कैसे संपत्तियां खरीदनी है, और सबसे जरूरी बात, जब आप दिवालिया हो जाते हैं। बिल्कुल, जब आपके पास कोई पैसा नहीं बचता तब उस भयानक निराशा को कैसे झेलना है, ये सब बच्चे एक सुरक्षित माहौल में सीख जाते थे। मतलब वो धैर्य का एक बहुत बड़ा इम्तिहान होता था। लेकिन रुकिए, यहाँ मैं एक सवाल उठाना चाहूंगी। आज के जो मॉडर्न वीडियो गेम्स हैं, उनमें भी तो रणनीति, संसाधनों का प्रबंधन और टीम वर्क होता है ना? हाँ, होता तो है। कई मल्टीप्लेयर गेम्स में तो गजब का तालमेल चाहिए होता है। तो फिर बर्फ पानी, नदी, पहाड़ या पिट्टू जैसे शारीरिक खेल मनोवैज्ञानिक रूप से इतने बेहतर कैसे हो गए? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, क्योंकि शारीरिक खेलों में वास्तविक दुनिया के दाव लगे होते हैं और वहां विवादों को सुलझाने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। मतलब वीडियो गेम में तो एक कंप्यूटर कोड ये तय करता है कि आप आउट हैं या नहीं, लेकिन पिट्टू या सितोलिया खेलते समय अगर गेंद किसी को छूकर निकलती है तो वहां दोस्तों के बीच तीखी बहस होती है। हाँ, सच में? नहीं, मैं आउट में हूँ, गेंद जमीन पर लगकर आई थी। बिल्कुल यही। बच्चों को वही मौके पर नियमों पर बातचीत करनी पड़ती है, समझौता करना पड़ता है। वहाँ कोई रीस्टार्ट का बटन नहीं होता। कोई एस्केप नहीं है। हाँ, असल दुनिया की भौतिकी, जैसे कंचे का प्रत्याशित रूप से उछलना, मैदान की धूल, छिले हुए घुटने, पसीना, ये सब मिलकर एक लचीलापन या कहें कि रेजिलियंस पैदा करते हैं। रेजिलियंस, हाँ। हारने पर होने वाली वास्तविक निराशा को संभालना और अगली बार फिर से उठ खड़े होने की जो क्षमता वहां विकसित होती है, वो किसी स्क्रीन पर नहीं सीखी जा सकती। ये बात तो एकदम सटीक है। मतलब हार को स्वीकार करना और फिर से उठ खड़े होना, ये वो सबक हैं जो मैदान की धूल में ही सबसे अच्छे से सीखे जाते थे। बिल्कुल। तो शारीरिक खेलों ने तो हार झेलने की ताकत दी, लेकिन दिमाग का क्या? एक बच्चा दुनिया की जटिलताओं, भरोसे, धोखे और कूटनीति को कैसे समझता था? यहीं पर कहानियों ने प्रवेश किया, जो दिमाग के लिए एक सिम्युलेटर का काम करती थी। और दिलचस्प बात यह है कि ये सिम्युलेटर कोई आज की खोज नहीं है, ये सदियों पुराना है। हाँ, हमारे स्रोतों में 2000 साल पहले रचे गए
पंचतंत्र का उदाहरण तो बहुत ही शानदार है। मतलब दक्षिण भारत के महिलारोप्य नगर के एक राजा के 3 राजकुमार थे जिन्हें कोई भी पारंपरिक तरीके से कुछ सिखा नहीं पा रहा था। वो एकदम मूर्ख माने जाते थे। हाँ, तब आचार्य विष्णु शर्मा को ये जिम्मेदारी दी गई और यहीं पर आकर बात असल में बहुत दिलचस्प हो जाती है। कैसे? विष्णु शर्मा ने समझ लिया था कि इन बच्चों को सीधा सीधा ज्ञान नहीं दिया जा सकता। अगर आज की भाषा में कहूँ तो विष्णु शर्मा ने 2000 साल पहले गेमिफिकेशन का आविष्कार कर लिया था। वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया नजरिया है ना? उन्होंने उस बोरिंग राजनीतिक और व्यवहारिक ज्ञान को जानवरों की कहानियों के पैकेज में डाल दिया। जैसे वो चालाक खटमल वाली कहानी। बिल्कुल। राजा के बिस्तर में रहने वाली एक जूं एक बाहरी खटमल पर भरोसा कर लेती है। खटमल राजा को काटकर भाग जाता है और बेचारी जूं मारी जाती है। हाँ। ये कहानी बहुत ही चालाकी से बच्चों के दिमाग में ये बात बैठा देती है कि अनजान लोगों पर आंख मूंद कर भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल। और ये फॉर्मूला इतना सफल रहा कि ये पीढ़ियों तक चलता रहा। मतलब मुंशी प्रेमचंद की जंगल की कहानियों से लेकर आधुनिक पत्रिकाओं तक ये परंपरा कायम रही। आधुनिक पत्रिकाओं की बात करें तो चंपक का नाम तो सबसे ऊपर आता है। स्रोतों में जो सबसे हैरान करने वाली बात मुझे मिली वो ये है कि चंपक की सफलता का राज कोई जादू टोना नहीं था। हाँ, वे विज्ञान और जानवरों के किरदारों का इस्तेमाल करते थे। हाँ, उनका वो कार्टून कैरेक्टर चीकू खरगोश। अरे चीकू। हाँ, जिसने बच्चों को विज्ञान से जोड़ा। इनकी पहुंच इतनी गहरी थी कि मशहूर अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला भी अपने बचपन में चंपक की टी-शर्ट पहनती थी। वाह, ये तो मुझे नहीं पता था। लेकिन इसी के साथ स्रोतों में एक बहुत ही दुखद जानकारी भी है। आप उन क्लासिक पत्रिकाओं के बंद होने के दौर की बात कर रही हैं ना? हाँ, बाल पत्रिका नंदन, जिसे 1964 में शुरू किया गया था, और 1988 में शुरू हुई नन्हे सम्राट, जिसके वो मूर्खस्तान और जूनियर जेम्स बॉन्ड वाले किरदार बहुत मशहूर थे। बिल्कुल, वो घर घर में पढ़ी जाती थीं। लेकिन ये दोनों ही पत्रिकाएं 2020 में कोरोना लॉकडाउन के दौरान हमेशा के लिए बंद हो गईं। हाँ, बहुत ही दुखद। स्रोतों के अनुसार डिजिटल पायरेसी, पबजी जैसे गेम्स की लत और घटती लोकप्रियता ने इनका अंत कर दिया। लेकिन यहाँ मैं फिर से थोड़ा काउंटर करना चाहूंगी। अच्छा, बताइए। क्या ये सिर्फ विकास का एक हिस्सा नहीं है? मतलब आज के बच्चों के पास बेहद शानदार एनिमेशन वाले शोज हैं जो बहुत खूबसूरती से कहानियां सुनाते हैं। क्या इन छपी हुई पत्रिकाओं का बंद होना वाकई कोई त्रासदी है या हम बस पुरानी यादों को लेकर थोड़े ज्यादा ही भावुक हो रहे हैं? देखिए, ये सिर्फ पुरानी यादों का मामला नहीं है। ये असल में हमारे दिमाग के काम करने के तरीके में एक बहुत बड़ा बदलाव है। वो कैसे? इसे हमें एक्टिव इमेजिनेशन यानी सक्रिय कल्पना बनाम पैसिव कंजम्पशन यानी निष्क्रिय उपभोग की लड़ाई के रूप में देखना चाहिए। एक्टिव बनाम पैसिव। हाँ, जब कोई बच्चा किसी पत्रिका के सफेद पन्ने पर काले अक्षरों में छपी किसी घने जंगल की कहानी पढ़ता है ना जी, तो उसका दिमाग एक इंजन की तरह काम करता है। सही बात है। उस जंगल का रंग कैसा होगा, शेर की दहाड़ कैसी होगी, किरदारों के चेहरे कैसे होंगे, ये सब दिमाग को खुद रेंडर करना पड़ता है, खुद गढ़ना पड़ता है। जैसे दिमाग अपना खुद का ग्राफिक कार्ड चला रहा हो। बिल्कुल, ये दिमाग की रचनात्मक मांसपेशियों के लिए एक तरह की कसरत है। ओह, तो इसका मतलब है कि एक बेहतरीन ग्राफिक्स वाला एनिमेटेड शो देखने का मतलब है कि कोई और आपके हिस्से की कसरत कर रहा है। एकदम सही समझे आप। स्क्रीन पर रंग, आवाज, गति सब कुछ पहले से पचाया या प्री डाइजेस्टेड मिलता है। दिमाग को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो सिर्फ निष्क्रिय रूप से उपभोग करता है। पत्रिकाओं का बंद होना इस बात का संकेत है कि हम बच्चों की उस रचनात्मक ऊर्जा को खो रहे हैं जो शब्दों को तस्वीरों में बदलने का काम करती थी। ये तो वाकई एक गहरी चिंता का विषय है। हम सक्रिय कल्पनाशीलता को खो रहे हैं। लेकिन गनीमत है कि बच्चों के मनोविज्ञान को गहराई से समझने वाले कुछ रचनाकार आज भी हमारे बीच मौजूद हैं। हमारे स्रोतों में मोहित कटारिया द्वारा संकलित एक बहुत ही शानदार पुस्तक की समीक्षा है, एक था बचपन, बच्चों के गुलजार। गुलजार साहब का बच्चों की दुनिया से जुड़ने का जो तरीका है ना, वो मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत ही सटीक है। मतलब उनके अंदर बड़ों वाला वो अहंकार नहीं है। ये बात उनके जवाबों से साफ झलकती है। मतलब किताब में जिक्र है कि कैसे वो बच्चों के बेतुके और अटपटे सवालों के कितने हाजिर जवाबी से जवाब देते हैं। हाँ, वो भूत वाला किस्सा। हाँ,
8वीं कक्षा के गुरलाल ने उनसे पूछा कि क्या दुनिया में भूत होते हैं? अब कोई भी सामान्य वयस्क होता तो इसका एक उबाऊ सा वैज्ञानिक जवाब देता कि नहीं बेटा, ये सब अंधविश्वास है। बिल्कुल। लेकिन गुलजार साहब ने कहा, हाँ, मैंने एक बार 7 वाली खाली सीट पर भूत देखा था। क्या बात है। एक और बच्ची मनीषा ने पूछा कि क्या जानवर हंसते हैं? तो उन्होंने बड़ी सहजता से कहा कि उनका बॉक्सर कुत्ता उनके चुटकुलों पर बहुत हंसता था। हाँ, अद्भुत। और जब ये पूछा गया कि दुनिया में इतनी भाषाएं क्यों हैं, तो उनका जवाब था क्योंकि सबने हिंदी नहीं पढ़ी। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है ना, वो है बच्चों की दुनिया की मान्यताओं का सम्मान करना। वे बच्चों को गलत साबित करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उनके नजरिए को वैध मानते हैं। तो आखिर इस सब का मतलब क्या निकलता है? मुझे ऐसा लगता है कि गुलजार साहब बच्चों के साथ बिल्कुल वैसे पेश आते हैं जैसे कोई व्यक्ति कोई नई विदेशी भाषा सीखने के लिए उसी देश में जाके रहने लगता है। सही एनालॉजी। वे वहाँ के स्थानीय निवासी बन जाते हैं। उनकी एक पंक्ति भी है, छोटी सी दुनिया मेरी इतनी बड़ी है, आँख की पुतली में आके खड़ी है। बहुत खूबसूरत। लेकिन इसी किताब में एक ऐसा हिस्सा है जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। वो कौन सा? एक बच्ची नीलाक्षी ने उनसे पूछा कि आप खाली समय में क्या करते हैं? गुलजार साहब का जवाब था, जब कुछ नहीं करते तो सोचा करते हैं। आज के बच्चों के पास ये खाली समय क्यों नहीं है? क्योंकि आधुनिक समाज ने खाली समय को बर्बाद समय मान लिया है। सच में हमने बच्चों की पूरी दिनचर्या को इतनी बुरी तरह से शेड्यूल कर दिया है कि उनके पास बोर होने का कोई वक्त ही नहीं है। सुबह स्कूल, फिर कोडिंग क्लास, फिर ट्यूशन, फिर कोई स्पोर्ट्स प्रैक्टिस, एक मशीन की तरह। बिल्कुल। लेकिन याद रखिए, बोरियत ही रचनात्मकता की भट्टी है। जब दिमाग बिल्कुल खाली होता है, जब उसके पास करने को कुछ नहीं होता, तभी वो खुद को व्यस्त रखने के लिए नई चीजें इजाद करता है। यानी बिना खाली समय के दिमाग कभी कभी खुद का मनोरंजन करना सीख ही नहीं पाता। एकदम सही। हम बच्चों को एक कामयाब मशीन बनाने, उनका IQ और रेज्यूमे तैयार करने की होड़ में इतने अंधे हो गए हैं कि हम उनकी अलमस्ती यानी बिना किसी फिक्र के जीने की कला उसे कुचल रहे हैं। और नतीजतन हम बहुत ही कार्यकुशल लेकिन अंदर से बेहद अकेले बच्चे पैदा कर रहे हैं। और यहीं से हमारी चर्चा का सबसे अहम और व्यावहारिक हिस्सा शुरू होता है, परवरिश की जमीनी हकीकत। हाँ। एक कवि के लिए अलमस्त होना एक बात है, लेकिन एक अस्त व्यस्त घर में इस दर्शन को लागू करना बिल्कुल अलग बात है। हमारे स्रोतों में 5 साल के आरव की एक वास्तविक घटना है। अरे हाँ, ये घटना तो घर घर की कहानी है। एक नई पुती हुई सफेद दीवार और एक बच्चे के हाथ में पेंसिल। बिल्कुल। आरव घर की नील पुती दीवार पर पेंसिल से टेढ़ी मेढ़ी लाइनें और अजीबोगरीब चित्र बना रहा था। जैसी उसकी माँ नेहा की नजर उस पर पड़ी, वे आग बबूला हो गई और उन्होंने जोर से डांट लगाई। आरव बुरी तरह डर गया, उसकी मुस्कान गायब हो गई और वो सहम कर एक कोने में बैठ गया। जाहिर है, अगर हम अपनी चर्चा के पुराने चश्मे से देखें तो दीवार पर खींची गई वो टेढ़ी मेढ़ी लाइनें दरअसल आरव के दिमाग का सोर्स कोड थी। सोर्स कोड? वो उस दीवार के जरिए अपनी दुनिया को प्रोसेस कर रहा था, लेकिन वयस्कों को वो एक बग या गलती लगती है और वे तुरंत सिस्टम को क्रैश कर देते हैं, यानी डांट कर सब बंद करा देते हैं। लेकिन तभी कहानी में आरव की दादी का प्रवेश होता है और वे एक बहुत ही शानदार मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप करती हैं। हाँ, वे क्या कहती हैं? वे नेहा से कहती हैं, सिखाओ पर डर देकर नहीं, प्यार से। वे आरव के पास जाती हैं, उसकी इस अजीब सी ड्राइंग की तारीफ करती हैं और फिर समझाती हैं कि दीवार गंदी करने से माँ को कितनी परेशानी होगी, उन्हें अतिरिक्त काम करना पड़ेगा। इसके बाद वे उसे दीवार की जगह कॉपी पर चित्र बनाने को कहती हैं। अब यहाँ पर मैं एक बहुत जरूरी सवाल उठाना चाहती हूँ। पूछिए। ये कहानी सुनने में बहुत आदर्श और खूबसूरत लगती है, लेकिन इसी कहानी में आरव के पिता रोहन का भी जिक्र है, जो ऑफिस से थके हारे आते हैं और लैपटॉप व फाइलों में उलझे रहते हैं। बिल्कुल आज की सच्चाई। हाँ, तो जब माता पिता खुद आर्थिक दबाव, ऑफिस की राजनीति और घर के अनगिनत कामों से बुरी तरह थके हों, उनकी नींद पूरी ना हुई हो, तो क्या हर बार ये उम्मीद करना व्यावहारिक है कि वे दादी माँ जैसा प्यार और धैर्य दिखाएंगे? क्या हम परफेक्ट पेरेंटिंग का कोई ऐसा दबाव नहीं बना रहे हैं जो असलियत में मतलब मुमकिन ही नहीं है? देखिए, ये एक बहुत ही जायज और जमीनी सवाल है और इसका स्पष्ट उत्तर है नहीं।
हमेशा परफेक्ट होना असंभव है। शुक्र है माता पिता रोबोट नहीं है, उनके भी ट्रिगर्स होते हैं, उन्हें भी गुस्सा आता है। लेकिन दादी का संदेश किसी परफेक्शन के बारे में नहीं है, बल्कि यह लंबी अवधि की प्राथमिकता के बारे में है। किस तरह की प्राथमिकता? जब कोई अभिभावक लगातार गुस्से और डर का इस्तेमाल करता है तो बच्चा नैतिकता नहीं सीखता, वो सिर्फ बचना सीखता है। वो ये सीखता है कि अगली बार यही काम ऐसे करना है कि कोई पकड़ ना पाए। लेकिन जब संवाद और बातचीत का रास्ता चुना जाता है तो वहां सहानुभूति यानी एम्पैथी पैदा होती है। ये तो बहुत गहरी बात है। आरव की कहानी में आगे चलकर एक बहुत ही खूबसूरत पल आता है जब आरव की छोटी बहन से गलती से दूध गिर जाता है तो आरव अपनी माँ की तरह चिल्लाता नहीं है। अरे वाह! वो अपनी बहन से कहता है कोई बात नहीं, अगली बार ध्यान रखना। वो सहानुभूति जो उसे मिली थी वही उसने अपनी बहन को दी। मतलब संवाद से आप एक ऐसा भावनात्मक ढांचा तैयार करते हैं जो जीवन भर काम आता है। ये नजरिया तो पूरी तस्वीर ही बदल देता है। ये असल में भविष्य के लिए गहरे भावनात्मक लंगर या एंकर्स डालने जैसा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे रोहित और उसके टिन के सिपाही की कहानी में हुआ था। वो कहानी दिखाती है कि बचपन की छोटी छोटी यादें इंसान की बुनियाद को कितना मजबूत करती हैं। रोहित जब छोटा था तो उसने अपने घर के सामने रहने वाले एक बूढ़े दादाजी को अपना एक प्यारा खिलौना, एक टिन का सिपाही, ये सोचकर दिया था कि वो उसे संभाल कर रखेंगे। दसों को बीत गए, रोहित बड़ा हो गया, उसकी शादी हो गई और वो उसी जगह पर बने एक नए मकान में रहने आ गया। एक दिन वो अपने बगीचे में कुछ काम कर रहा था, गड्ढा खोद रहा था, तभी उसकी उंगली में कोई नुकीली चीज चुभी। हाँ, और वो क्या था? जब उसने मिट्टी हटाकर देखा तो वो उसी टिन के सिपाही की छोटी सी तलवार थी। वो खिलौना मिट्टी में दबावा था और उस एक पल में वो बड़ा सा वयस्क आदमी आंसुओं से भर गया। वो अपरे उसे अपने बचपन का वो सारा निस्वार्थ प्यार और वे मीठी यादें एक झटके में वापस मिल गईं। यही वो बात है, बचपन में मिला प्यार और वो छोटे छोटे जादुई पल कभी मिटते नहीं हैं। वे एक इंसान के भीतर सुरक्षित रहते हैं और उसे जीवन की कठोरताओं का सामना करने की ताकत देते हैं। और इसमें नजरिए का भी बहुत बड़ा खेल है। स्रोतों में दी गई रिया की दादी माँ की कहानी इसी की तस्दीक करती है। हाँ, रिया को बारिश बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसे लगता था कि बारिश की वजह से वो घर में कैद हो गई है, हर तरफ कीचड़ है। वो बोरियत और चिड़चिड़ेपन से भरी हुई थी। लेकिन उसकी दादी ने मौसम नहीं बदला, सिर्फ देखने का चश्मा बदल दिया। बिल्कुल। उन्होंने रिया से कहा कि जरा बाहर देखो, पेड़ पौधे नहा रहे हैं, धरती कैसे हरी भरी होकर मुस्कुरा रही है। बस इस एक विचार ने जादू कर दिया। रिया ने अपना रेनकोट पहना और बारिश में भीगने के मजे लेने लगी। ये हमें बताता है कि समाधान अक्सर परिस्थितियों को बदलने में नहीं, बल्कि उन्हें देखने का नजरिया बदलने में छिपा होता है। सही बात है। आरव की माँ को उस खराब होती दीवार के बजाय अपने बच्चे के भीतर पल रहे एक एक छोटे से कलाकार को देखना था, और रिया को कीचड़ की जगह प्रकृति का उत्सव देखना था। तो अगर हम इस पूरी विस्तृत चर्चा के सभी धागों को एक साथ पिरोएं, चाहे वो मिट्टी में सने हाथों से खेला गया पिट्टू हो, चंपक पड़ते हुए दिमाग की होती हुई कसरत हो, गुलजार साहब का बच्चों के बेतुके सवालों को पूरी गंभीरता से लेना हो, या फिर एक दादी का अपनी नई दीवार को भूलकर बच्चे को प्यार से समझाना हो। बिल्कुल। ये सभी स्रोत एक ही सच्चाई की ओर इशारा करते हैं कि बचपन कोई बाधा दौड़ नहीं है जिसे बस जल्दी से पार करना है। एकदम सही। बचपन वयस्कों की दुनिया में प्रवेश करने का कोई वेटिंग रूम नहीं है। ये अपने आप में एक संपूर्ण, वैध और बेहद खूबसूरत ब्रह्मांड है। और ये बात हमें सुनने वालों के लिए एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाके खड़ी कर देती है। वो क्या? एक ऐसा विचार जो इस चर्चा से जुड़ा है और जिस पर हर किसी को गौर करना चाहिए। आज के इस दौर में एक बेहतरीन करियर, ऊंचे IQ और एक सफल वयस्क तैयार करने की अंधी दौड़ में क्या ये समाज एक इंसान से उसका एक सफल बच्चा होने का बुनियादी अधिकार नहीं छीन रहा है? बहुत ही सोचने वाली बात है। शायद अगली बार जब किसी घर की बिल्कुल साफ सुथरी दीवार पर कोई बच्चा अपनी पेंसिल से कोई टेढ़ी मेढ़ी लाइन खींचे तो तुरंत गुस्सा करने या उसे मिटाने से पहले कुछ सेकंड के लिए रुकना जरूरी है। बिल्कुल रुकना चाहिए। उस बिगड़ती हुई दीवार के पीछे की उस कलाकृति को गौर से देखने की कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है उस अजीब सी ड्राइंग में किसी को अपना ही भूला हुआ बचपन फिर से मुस्कुराता हुआ नजर आ जाए। क्या बात है।
आज की इस विस्तृत चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।